क्या आप अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो? बस ओवर थिंक करे जा रहे हो कि हाँ कभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, एंड जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो सोचते हो कौन सा स्टॉक लूँ, अभी इन्वेस्टमेंट करूँ या थोड़ा वेट कर लेता हूँ। क्या मार्केट अभी हाई पे है, लो पे है, लो पे बाय करूँगा ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड इसी तरह बस आप अपने डिसीजन को पोस्टपोन करते जाते हो, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पाते हो। एंड जब तक आप डिसाइड करते हो कि हाँ चलो मैं ये स्टॉक ले लेता हूँ या ये म्यूचुअल फंड बाइंग कर लेता हूँ, तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत कम समय के लिए ही आती है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत कम प्राइस में या फेयर वैल्यू पे मिलें। क्योंकि जो बहुत अच्छी चीज़ें होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। लेकिन अगर आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तब भी अपने आप ओवर थिंकिंग की वजह से आप उसके लिए डिसीजन लेते नहीं हो कि हाँ आपको बाय करना है कि नहीं करना है। तब तक जब तक आप डिसीजन लेते हो तब तक वो अपने जो अपॉर्चुनिटी होती है वो जा चुकी होती है, तो आपको लॉस ही होता है फिर। तो इसके पीछे मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी जाना, उसका मुझे ये लगा कि इसके पीछे जो आपकी इन्वेस्टिंग ना करने के पीछे जो रीज़न है ना, वो मार्केट नहीं कि मार्केट बहुत गिरती है या मार्केट या वोलेटाइल रहती है, ये नहीं है। मेन रीज़न आपका ओवर थिंकिंग है। आप सारे बेसिक जानते हो, आपको सब कुछ पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, कैसे स्टॉक का स्टडी किया जाता है, म्यूचुअल फंड को कैसे स्टडी किया जाता है, सारी चीज़ें आप जानते हो, स्टिल आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग करते रहते हो। ओवर थिंकिंग करना भी बहुत ख़राब होता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। क्योंकि जब आप सही चीज़ में भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे ना तो वो भी आप बेकार कर देते हो। तो मार्केट में कभी भी ओवर थिंकिंग मत करिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, आपके इन्वेस्टमेंट पैरामीटर को सूट कर रही है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। अच्छे स्टॉक अगर गिरे, उनमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आप उन्हें बाय कर लेना चाहिए। उनमें ये नहीं सोचना चाहिए कि और गिरे, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कोई स्टॉक अगर 10% गिर चुका है तो क्या वो 20% गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता। अगर कोई ऐसा बोलता है आपको तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने भी प्रेडिक्ट कर दिया हो कि ये स्टॉक कितने % गिरेगा और इतने से ऊपर आ जाएगा। सब हमेशा ही गलत होते हैं। हाँ, बस आप अंदाज़ा बता सकते हो कि शायद ये स्टॉक गिरेगा एंड 5-6 महीने बाद ही ऊपर आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस तारीख को ये स्टॉक इतना गिरेगा। तो कभी भी ना ये मत डिसाइड, इसके पीछे मत जाइएगा कि मैं एक बहुत परफेक्ट डिसीजन लूँगा, एक राइट स्टॉक को एकदम राइट वैल्यूएशन पे और राइट टाइम पे खरीदूंगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी नहीं होती। मार्केट में कभी भी कोई आप परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। हमेशा हो जाओगा कि कभी आपने किसी को एकदम अच्छे प्राइस पे ख़रीदा है, किसी को काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ख़रीद लिया है, किसी को गलत टाइम पे ख़रीदा है क्योंकि अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो हमेशा ही ऐसा होगा कि आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके लेने के बाद वो स्टॉक ऊपर ही चला जाए। मेजॉरिटी 99% टाइम ये होता है कि जिस दिन हम लोग बाई करते हैं उसके अगले दिन वो स्टॉक गिरता ही गिरता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है ना कि कोई भी मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं जानता कि मार्केट किस वे में रिएक्ट करती है। तो इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग की वजह से ना अपनी इन्वेस्टमेंट में रोकिएगा, क्योंकि अगर आपने ओवर थिंकिंग करते करते अगर अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी तब ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है। ये आपको फ्यूचर रिटर्न में बहुत इफेक्ट करेगा। चलो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 20-25 साल में निफ्टी का रिटर्न लगभग 12 से 13% है अप्रॉक्स में। तो आपको क्या लगता है निफ्टी ने लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे 12-13% का रिटर्न दिया है? बिल्कुल नहीं। निफ्टी ने कभी 25% एक साल में रिटर्न दिया है, नेक्स्ट ईयर वही -15% रिटर्न दिया है, फिर अगले साल लगभग 30% रिटर्न दिया है, फिर नेक्स्ट ईयर उसके 25% माइनस भी गई। तो मार्केट जिगजैग वे में रिएक्ट करती, कभी भी मार्केट लीनियर वे में ऊपर नहीं जाएगी। एंड आप खुद जाके डेटा एनालाइज करो, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि निफ्टी कभी भी लीनियर वे में ऊपर नहीं जाती, हमेशा ही जिगजैग वे में जाएगी। हमेशा अप डाउन होते होते मार्केट एक अपर ट्रेंड बनाती है कि हाँ ऊपर जा रही, बट एक बार की ऊपर जा रही वो कभी नहीं होता। मार्केट हमेशा स्लो एंड स्टडी वे में ऊपर जाती है। तो इससे हमें पता चलता है ना, जब मार्केट को ही आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी प्रेडिक्ट करते हो कि जिस दिन से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उस दिन से मेरा स्टॉक, मेरे म्यूचुअल फंड्स ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे ओवर थिंक करना नहीं, हमारा यहाँ कुछ प्रेडिक्शन करना नहीं, स्पेकुलेशन करना नहीं। हमारा मेन काम है मार्केट में अपने पैसे लगाना, अच्छे स्टॉक में, अच्छी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना एंड उससे पैसे बनाना। मेन एम यही है कि मार्केट से पैसा बनाना है। आप भी, मैं भी, जो जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबका मेन गोल होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। ऐसा कि कोई सोशल वेलफेयर के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए नहीं कि अपना पैसा लगाएंगे कि मार्केट का भला करते रहे और अपना कुछ भला ना हो, ऐसा नहीं। हम सभी मार्केट में पैसे कमाने के लिए आते हैं, ये फैक्ट है। अगर कोई बोले कि नहीं मैं सोशल वेलफेयर के लिए आया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होता है। सब यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाने के लिए आते हैं और ये कोई गलत भी नहीं है। हमें हमेशा पैसा बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल सिक्योर रहते हैं तभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, कभी भी ओवर थिंकिंग वजह से अपने डिसीजन को डिले मत करिएगा, क्योंकि जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को डिले करने लगोगे तब आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को डिले कर रहे हो। जहाँ आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 40-45 एज में मिल जाती है अगर आप अच्छे समय से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते,
लेकिन अगर उसी को आप डिले करते जा रहे हो तो आपको वही जाके 50-70 की एज में मिलेगा, तो उस एज में फिर उतना नहीं रह जाएगा ना, उसका फिर उस पैसे की मतलब नहीं रह जाएगा आपके पास। तो हमेशा ट्राई करिएगा कि आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सको एंड जितने समय तक मार्केट में रह सको, जल्दी से जल्दी आपके रिटर्न बनने चाहिए कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पोरेट बहुत जल्दी बिल्ड हो जाए। मुझे एक रियल रीज़न समझ में आया ओवर थिंकिंग के पीछे का, वो ये लगता है मुझे कि आप ना अपने डिसीजन के गलत होने से डरते हो। आपको लगता है अगर मैंने ये स्टॉक बाय कर लिया एंड ये स्टॉक नीचे गिर गया और मेरे पैसे डूब गए तो आप डरते हो। आपको लगता है यार ये गलत डिसीजन ले लिया तो, मार्केट गिर गई तो, ये स्टॉक अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, एट मैक्स क्या होगा, आपके पैसे डूब जाएंगे बस ना। लेकिन अगर आपने इतने अच्छे से स्टडी करोगे किसी भी स्टॉक की, तो इसके कितने % चांस होते हैं कि गिरेगा। अगर आपने तो पूरा एफर्ट लगाया है, तो अगर आपने पूरा एफर्ट लगा के 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने पूरा अपना एफर्ट लगाया तो आप आसानी से आपके 5-6 स्टॉक तो आपको मल्टीप्लाई कर रिटर्न दे जाएंगे। बाकी हर स्टॉक आपको मल्टीप्लाई कर रिटर्न देगा ये तो कभी किसी का नहीं देता, चाहे राकेश झुनझुन वाला हो, चाहे वॉरेन बफेट सर हो, सारे के सारे का ये नहीं कि उन्होंने 10 स्टॉक बाई किए तो उनके सारे स्टॉक उन्होंने रिटर्न दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने 10 स्टॉक पे बेट किया, उनमें से 2-3 ने बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए, जिसकी वजह से सारा उनका एवरेज रिटर्न बढ़ गया। तो यही इन्वेस्टिंग में यही होता है। कभी भी एक स्टॉक अगर खराब हो गया तो अपने ऊपर डाउट मत करिएगा कि मैंने इतना गंदा स्टॉक बाय कर लिया और मुझे कुछ इन्वेस्टिंग नहीं आती है, अब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा ही नहीं करूँगा, ऐसा कभी मत करिएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी इन सारी चीज़ों को सोच के ना कभी भी वेट मत करते रहिएगा, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले मत करिएगा। क्योंकि एक बात बताता हूँ, डिले करना भी एक डिसीजन ले रहे हो आप, लेकिन ये डिसीजन ना आपको बहुत पीछे ले जा रहा है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, ठीक है, जो कि बहुत ख़राब बात है। आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए। इसीलिए कभी भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को या अपनी इन्वेस्टिंग को ना ओवर थिंकिंग की वजह से डिले मत करिएगा। मेरा मेन मोटिव ये रहता है, मैं 12 साल की उम्र से अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि रियल में इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। मैंने काफ़ी अर्ली एज में समझ में आ गया था कि हाँ, कि ये स्टॉक मार्केट कुछ जैसी चीज़ होती है जिसमें आपको पैसे लगाने होंगे। क्योंकि अगर आपको रिच बनना है ना, तो आपको किसी न किसी बिजनेस में पार्ट बनना होगा। मैंने कहीं सुना था या कहीं पढ़ा था मैंने कि आपको रिच बनना है, या तो खुद का बिजनेस बना लो या किसी बिजनेस का पार्ट बन जाओ। यही 2 तरीके कि आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे, वो भी जल्दी बना पाओगे। और कोई तरीका नहीं मुझे लगता है कि और जल्दी कोई तरीका है कि जिसके आप बहुत ज़्यादा जनरेशनल वेल्थ बना पाओ, उसके लिए बता रहा हूँ। चलो आपको एक ना रियल एग्जांपल लेते हैं। मानिए आज आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। एंड अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट ने ऑन एन एवरेज 12 से 13% की रिटर्न देती है। तो मानिए अगर आपने 1 साल उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो आपने लगभग अगर आपने एक साल में उसे इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी बनती, लगभग 1120 यानी कि 11,200 रुपये बनती। लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो वो आपकी 10 के 10,000 है, तो मतलब 1 साल में आपने 1,200 रुपये खोए। तो अभी सोचोगे यार 1,200 ही तो है, क्या ही ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, इस चीज़ को आप 20-30 साल में लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पैसा खोया है। जब ये लाखों में पहुँच जाता है एंड तब आपको समझ में आएगी कि यार अगर आपने सिर्फ वो 10,000 लगा के ही छोड़ दिए होते तो आपके आज कम से कम लाखों में बन जाते, 2-3 लाख बन जाते। तब आपको लगेगा कि यार मैंने तो गलत कर दिया। तो आपको यहाँ पे ना 2 तरह से लॉस हो रहा है। पहले आपके पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और दूसरा आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपकी उस पैसे की वैल्यू बढ़ी ही नहीं। तो आपको ना आप 2 तरह से गरीबी बनते जा रहे हो। आपको दुख भी होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की, दूसरा चीज़ कि मेरे पैसे की वैल्यू और कम हो गई। मैं जितनी चीज़ें पहले खरीद सकता था 10,000 में, आज उतनी चीज़ें मैं खरीद ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इंडिया में 6-7% का है। तो आप खुद जोड़ सकते हो कि अगर 20 साल तक वो पैसा एक जगह रखा रहा तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। और कभी अगर आपको लगता हो कि मुझे क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, मैं इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, एंड ये मैं रीज़न अच्छा मानता हूँ कि हाँ जेन्युइन रीज़न है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब तक आप किसी गेम को खुद नहीं खेलोगे आपको उस गेम की रियल चीज़ें पता नहीं चलती। मैंने भी इन्वेस्टिंग मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट करी, लेकिन स्टिल उससे पहले से मैंने थोड़ा पढ़ा था, तो मुझे तब तक कुछ नहीं समझ में था। लेकिन अब जब मैं मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मार्केट कैसे बिहेव करती है, किस वे में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। आप भी यही करिएगा, ज़्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे आता है, जितना भी पता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बिगिनर हो तो म्यूचुअल फंड से शुरू कर देना, डायरेक्ट स्टॉक में मत आना। जब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स में, क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉक है मार्केट में। चलो आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। आप इंडेक्स फंड्स लेना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हो, या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये 3 कैटेगरी में से आप डिसाइड करो कि आपको किस में जाना है। बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो म्यूचुअल इंडेक्स फंड में चले जाओ या म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ, डायरेक्ट स्टॉक में मत आओ, ठीक है। अब आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड कर ली।
अगर आप बिगिनर हो तो मैंने जैसे बताया कि आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेना। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपना अमाउंट डिसाइड करना है कि आप पर मंथ कितना रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, जितना भी आप कैपेबल हो वो डिसाइड करिएगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड तीसरा चीज़ आपको क्या करनी है, आपको स्पेसिफिक डेट पर मंथ में फिक्स कर देनी है कि उस दिन आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप SIP लगा दोगे तो अपने आप ही उस डेट को कट जाएगा, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा लीजिएगा कि इस तारीख को मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पहले आपने अपना कैटेगरी डिसाइड करी, फिर आपने अपना अमाउंट डिसाइड किया एंड आखिरी में आपने अपना डेट डिसाइड करी कि आपको किस डेट को इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि यही 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को डिसाइड कर लोगे तो आप बहुत ईजिली इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट कोई भी टफ नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी होती है। मैं रियल बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है। अगर आपको सिंपल वे में इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसिव वे में, तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है। लेकिन अगर पर डे आप ट्रेड करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हो, तब तो बहुत टफ है। एंड मैंने तो कभी की नहीं, तो मैं उसका आपको बता भी नहीं सकता कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है एंड मैं करना भी नहीं चाहता। क्योंकि मुझे जितना रिटर्न चाहिए उतना मैं अपने स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन से बना लेता हूँ, जो कि मेरे लिए ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, मार्केट में क्लैरिटी हमेशा डिसीजन से आती है। जब आप खुद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तब आती है। दूर से खड़े होकर बस मार्केट को एनालाइज करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप उसी के बराबर हो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई करके आप खुद रिटर्न नहीं बना रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। इसलिए आपको बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ कि आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, लेकिन जब भी देखना तब से इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, छोटा डाउट आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगाओ मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस इज अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।